साथियों, जय भीम नवोदय संघ नमामि। मैं वेद प्रकाश गौतम घिटौनी से, और आज हम आए हुए हैं लाजपत नगर क्षेत्र में। लाजपत नगर क्षेत्र के विनोबापुरी का ये वाल्मीकि मंदिर है, और आज हम लोगों की समण संघ की यहाँ पर संगति लग रही है। साथियों, हमारे 29 लाख संगठन बन चुके हैं, और जिनमें 4 लाख संगठन एक्टिव हैं। 29 लाख संगठन होने के बावजूद भी बाबा साहब ने संविधान के अंदर जो हमें हक अधिकार दिए थे वो सारे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो उसी मुहिम पर आज हम यहाँ पर जितने भी हमारे संगठन बने हुए हैं उनको समन संघ में लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो समन संघ में आज जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, ये जितने भी संघ आए हुए हैं यहाँ पर, उनसे बात की जा रही है कि भाई आप समन संघ से जुड़िए, और समन संघ के अंदर आकर के हम उस संघ को टक्कर दे सकते हैं और अपने हक अधिकार बचा सकते हैं। इसका कारण यही है कि हमने व्यक्ति को मजबूत बनाया, समाज को नहीं बनाया। अगर समाज को मजबूत बनाते, संघ को मजबूत बनाते, जैसा तथागत बुद्ध ने कहा है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पिछले 2 साल से हमारा प्रयास चल रहा है। हम जगह जगह जोन मीटिंग भी कर रहे हैं, और समिति के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। दूसरा जो है, धर्म की शरण में जाइए, मतलब विचारधारा की शरण में जाइए, जो हमारे महापुरुषों का विचार है उस विचार की शरण में जाइए। और तीसरा जो है, सभ्य की शरण में जाइए। तीन ही शरण बुद्ध ने बताया कि जितनी आपकी समस्याएं हैं उन सब समस्याओं का समाधान ये 3 शरण है। तो ये जो लक्ष्य है, उसके बाद वो वामसंघ के अध्यक्ष नहीं है और सीसी मेंबर भी नहीं है, वो अपना पॉलिटिकल भी चल रही है, उसके इंचार्ज है। तो मैं सब इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा मैं एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाना, उसमें धारा को छोटे छोटे संघों के द्वारा जब पूरे भारत में चलाया जाएगा तो एक बड़ी विचारधारा तैयार हो जाएगी। क्योंकि सारे लोग, सारे संगठन एक ही विचारधारा पर जब काम कर रहे होंगे तो सबको ये लगेगा यार ये क्या हुआ। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि हमारे पास में सारे साधन हैं इस समय पर। संघ है और संगठन है, लोग हैं, समाज है, और आज हम इसी स्थिति में भी हैं कि हमारे पास पैसा है, साधन है, संसाधन है, हमारे पास पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है। और पूरे भारतवर्ष में अगर इस महासंघ की परिकल्पना को बनाकर एक लक्ष्य निर्धारित करके और हम अगर काम करना चाहते हैं, तो साथियों मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि आप लोग 1 साल में अपनी एक परिकल्पना बनाकर एक विचारधारा तैयार कर लेंगे। इसको नकारा नहीं जा सकता। अगर हम ईमानदारी से काम करें, अपने ईगो को त्याग दें, अगर हम अपने लिए काम करना बंद करें और समाज के लिए काम करें, तो वास्तव में हम पूरे भारत में एक विचारधारा बनाकर तैयार कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, सोच की कमी नहीं है, पैसा भी हमारे पास में है, बुद्धिजीवी भी हमारे पास में है, सोशल मीडिया भी आज आप लोगों का है, क्या छोटा है या बड़ा है, उसके द्वारा आप बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें जाना चाहिए जो हमारे ओबीसी वर्ग के समाज के जो लोग हैं उन सबके साथ जाना चाहिए, और अपने उन सारे के सारे संगठनों के पास हमें जाना चाहिए एक लक्ष्य निर्धारित करके कि भाई हमको 2 महीने के अंदर पूरे भारत के जितने भी संगठन हैं उन सबको सूचित करना है। इस तरीके से हमें एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। उस पर चर्चा होनी चाहिए यहाँ कि हमें हमारा लक्ष्य निर्धारित हो और उसको अचीव करने के लिए हमारा टाइम क्या होगा। अगर हम लंबी लंबी मीटिंगें करते रहे कि जैसे आज की, फिर अगस्त में करेंगे, फिर हम इसी तरीके से चर्चा करेंगे, तो एक लंबा टाइम लग जाएगा। जो टारगेट आप फिक्स करना चाहते हैं वो बहुत डिले हो जाएगा, और भारत की जो परिस्थिति है उसमें एक बड़ा बदलाव आ जाएगा। क्योंकि जो दूसरे संगठन है जिनसे आपको मुकाबला करना है, जो जिन्हें हम मनोवादी लोग कहते हैं, अगर उन पर हमें विजय पानी है, उनकी विचारधारा को धराशायी करना है, तो आप सबको एक तेज गति से काम करने की विचारधारा पर काम करना होगा और निर्धारित लक्ष्य को पाना होगा।
जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं वो उस स्तर पर काम करें, जो सामाजिक संगठन है वो सामाजिक स्तर पर काम करें। जिन संघों का जिन जिन राज्यों में जिस स्तर पर अपना फैलाव है वो उस स्तर पर काम करें। जिनका पूरे भारत में जिस संगठन का वर्चस्व है वो उस स्तर पर काम करे। और ये जो परिसंघ बनाया गया है, ये पूरा का पूरा परिसंघ एक साथ मिलकर पूरे भारत में अपने नुमाइंदे तैयार करे, स्टेट वाइड नुमाइंदे तैयार करे, स्टेट वाइड लगातार कंटिन्यू मीटिंग करे, तो शायद हम बहुत जल्दी इसके लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं। और जैसा अभी सुधीर जी कह रहे थे यहाँ कि कुछ संघों का जो समर्थन है वो एक साथ आए, विचारधारा पर आए। आने के लिए हमें हर स्टेट जाना होगा और हर संगठन के पास जाना होगा, जब छोटा है जब बड़ा है, उन सबके पास हमको जाने की एक कार्य योजना बनानी होगी। तो मेरा तो ऐसा ही सोचना और ऐसा ही विचार है कि यहाँ पर उस पर परिचर्चा होनी चाहिए कि कैसे हम जल्दी से जल्दी पूरे भारत के हर कोने कोने तक इस संगठन में जुड़ने के लोगों को सूचना दें और प्रेरित करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल्य। साधु 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 करके आज आपके बीच में पहुंचा हूँ। अब तक जो भी आपके बीच में बातें हुई है वो तो मैं नहीं जानता, परिचय और कुछ एजेंडा में जो बातें रखे वो हुई होगी। तो सुधीर जी कह रहे थे कि कार्य पद्धति के बारे में। उससे पहले मैं अपना परिचय दूँ। मेरा नाम महादेव कांबड़ा है। मैं भारतीय भीम सेना से जुड़ा हुआ हूँ। जो भारतीय भीम सेना डेक्कन के वी श्याम सुंदर साहब उन्होंने बनाई थी 1968 में, वो आज हम वामसेप और मूल्यवासी संघ के माध्यम से जो काम कर रहे हैं वही काम 1942 से वी श्याम सुंदर साहब डेक्कन में करते थे। तो उन्हीं के संगठन जो 1968 में उन्होंने बनाया था भारतीय भीम सेना, जो SC, ST, BC और माइनॉरिटी को जोड़ने के लिए पहली बार उन्होंने ये संगठन को बनाया था। तो उसी संगठन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग साउथ के अंदर काम कर रहे हैं, खासतौर पर कर्नाटका, तेलंगाना और मराठवाड़ा के एरिया में हम लोग बड़े पैमाने पर उधर काम कर रहे हैं। तो उस संगठन से जुड़े हुए हम लोग पहली बार जब NCC MPO नागपुर में बनी है तो उसमें भारतीय भीम सेना को भी मेंबरशिप बनाया गया। और उसके बाद लगातार हम NCC MPO के अंतर्गत काम करने के लिए हम लोग साउथ के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशली कर्नाटक के अंदर जो मूल्यवासी संगठनों का एक महाउपगुट बनाया हुआ है। मैंने उनसे भी संपर्क किया था, तो वो लोग भी NCC MPO से जुड़ने के लिए तैयार है। साउथ में जितने भी जो अपने महापुरुषों के विचारधारा को हासिल करने के लिए, अपने महापुरुषों के विचारधारा को मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने अपने लेवल पर अलग अलग जैसे जिले, तहसील या स्टेट, अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। जो अपने निवासी बहुजन समाज के बहुत सारे जातियों में हम अपना समाज बटा हुआ है, तो अपने अपने जातियों के संगठन भी बनाकर वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन वो लोग भी चाहते हैं कि अपना नेशनल लेवल का एक संगठन बने। जैसे कि अब हम लोगों ने NCC MPO बनाया है, तो वो भी चाहते हैं कि नेशनल लेवल पर कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के अंतर्गत रह के हम अगर काम किए तो हम लोग महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं और मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। ये लोग सभी संगठन के लोग चाहते हैं। जो दलाली करते हैं, जो दुश्मनों के संगठन के साथ में काम करते हैं, वो तो नहीं चाहेंगे। लेकिन जो लोग अपना तन मन धन समर्पित करके समाज के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि नेशनल लेवल से अपने कोऑर्डिनेशन हो। उसी तरह से
उसके लिए वो जोड़ने के लिए इच्छुक है। हमारे साउथ में बहुत बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइजेशन के लोग अपने साथ जुड़ने वाले हैं, तो उसकी कार्य पद्धति जो हम लोग बनाएंगे, तो अगर उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम साउथ के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर उसको जोड़ सकते हैं। और रही बात जो एनसीसी एमबीओ, मैं चाहता हूँ और सभी से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि इसको निरंतरता में रखिए। अब नागपुर में जो मीटिंग हुई उसके बाद फोन पे तो चर्चा हुई है, फिजिकली मेरे ख्याल से सेकेंड ही है, इधर हुई होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी संगठन के जो भी संगठन काम कर रहे हैं वो इसको निरंतरता में रखिए और कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, हम लोग इसको मंजिल तक पहुंचाएंगे। इसके लिए भारतीय भीम सेना और एनसीसी एमपीओ में जो भी संगठन को हम जुड़ेंगे और उनके साथ तन मन धन से हम काम करेंगे, यही आपको आश्वासन देते हुए मैं अपना परिचय धन्यवाद। करने आए हो या जुड़ने आए हो? तुमने अपनी दिल की इच्छा पूरी करनी तो जाओ बाहर बीजेपी में, जाओ आरएसएस में, दिल की इच्छा पूरी हो जाती है तो टूर्नामेंट बना देंगे। या जुड़ने और जुड़ने की बात हो रही है तुमको समझ में नहीं आती। तो कार्य प्रणाली में हमको संगठनों से पूछना चाहिए कि भाई आप लोग को अगर जुड़ना है तो आपकी शर्त बता। तुम्हारी शर्त अगर एनसीसी में सब लोग मानते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं मानते तो एनसीसी के स्थान पर बता देंगे। और इसको छुपाओ मत, इस बीमारी को छुपाओ मत, और ऐसे मत करो कि सामने टेबल पे रखी हुई है मिठाई और ये सोचे कि कोई कहे तो खाऊं। भाई तुमने खा के तो बता दो। तुमको अगर अध्यक्ष बनना है तो बताओ, तुमको प्रधान बनना है तो बताओ, तुमको नेता बनना है तो बताओ। ये संगठनों को सबको मंजूर होगा, तुम्हें नेता बना देंगे, और बिना नेता के काम चल सकता हो तो बेहतर है, क्योंकि नेता की जरूरत ही नहीं है। संघ का मालिक संघ होता है। जब संघ बना रहे हो, संघ बना रहे हो तो बताओ। तो हम चूंकि समर संघ में काम करते हैं पर मजबूरी में करते हैं, हम साफ बताएं। हमारा पहला और अंतिम उद्देश्य ये था कि सब इकट्ठे हो जाए और सारे संगठन इकट्ठे हो जाएं, पर नहीं हुए, इसलिए हम इकट्ठे होने लगे। ये नहीं होते तो हम हो जाएं। पर संघ पानी की तरह जिस बर्तन में जाएगा उसका आकार ले लेगा। संघ बहुत फ्लेक्सिबल होता है। संघ ने साफ अपनी नीतियां खोल के रखी हुई है कि बताओ कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है। जो कार्य पद्धति है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। अभी जो 14 तारीख को तय हुआ है, 14 अगस्त को जो मीटिंग होगी बड़ी, उसमें जितने जितने संगठन जिसके पास हैं एक क्वेश्चन एरिया तैयार कर देंगे, वो सब में पास करा लेंगे। भाई पहले अपनी इच्छा बता दो कि तुम्हें जुड़ने में दिक्कत कहाँ आ रही है। तो तुम वहाँ आओ, टाइम भी खराब करो, समाज को गुमराह भी करो, फिर तुम बाहर जाके ये कहो हम तो जुड़ना चाहते थे, और पूरी बात ना बताओ तो बता दो, ताकि समाज को भी ये पता चले कि ये फलाना संगठन ये चाहता था और ये बात एनसीसी एमपीओ के बाकी संगठनों ने नहीं मानी या मान ली। जिनकी बात बन जाए वो जुड़ जाए, और जिनकी बात ना जुड़े उनके लिए दूसरे लोगों ने, गवर्नमेंट लोगों ने संगठन खोल रखे, वहाँ उनकी बात चल जाएगी। वहाँ पद पोस्ट है, मंच है, माला है, पैसा है, सब कुछ उनको इज्जत सब मिल जाएगी। वहाँ तैयार बैठे सब लोग देने के लिए, वहाँ जाके पैरों पढ़ो और ले लो। ये स्वाभिमान की लड़ाई है। तो कार्य पद्धति का पहला जो सीन है वो ये होना चाहिए कि संगठनों से, मालिकों से पूछना चाहिए कि आप अपनी रजा बताओ, अपनी इच्छा बताओ, अपनी मर्जी बताओ। उसके बाद बताओ कि आपको जुड़ने में कोई समस्या है तो कैसे जुड़ोगे, और आप वहाँ आओ, अपने खर्चे से आओ, और पूरे हाउस के अंदर ये बताओ कि आप जुड़ना चाहते हो। तो ये बात हाउस आपको बताएगा कि आपकी समस्या ये है। मैं समझता हूँ आधे लोग तैयार हो जाएंगे जो अपने लालच छोड़ चुके होंगे, जो अपने राग छोड़ चुके होंगे, जो जुड़ना चाहेंगे। और ये अगर सारे लोग जुड़ गए तो यही संघ है। आप यकीन मानना कि अगर ये सारे लोग जुड़ गए तो यही संघ है। ये समर संघ कोई बॉडी नहीं है, समर संघ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। समर संघ ये सारे लोगों का, आज भी संघ ही बैठा हुआ है और समरी लोग बैठे हुए हैं सारे, इसमें कोई गवर्नमेंट नहीं है। समर संघ का जीवन में रजिस्ट्रेशन नहीं होता कभी, इसलिए सारे जैसे इकट्ठे हो जाएंगे और बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। और जब आप 20% के 120 के इकट्ठे हो गए तो आपके सारे अधिकार आपके पास वापस आ जाएंगे। इसलिए मेरा मानना है कि आप जिसकी संगठन से बात करें उनको सबको इन्वाइट करें। एक क्वेश्चनियर बना देंगे, आप लिखित में इन्वाइट कर सकते हैं एनसीसी के तरह, और उसमें साफ साफ ये पूछ लेंगे कि भाई आपको जुड़ने में जो परेशानी आ रही है वो बता दो, ताकि वहाँ टाइम खराब ना हो। पिछली बार ये देखा गया था जब 46 संगठन आए थे, 46 के 46 संगठन बोले कुछ और इकट्ठे होने की बात आई पर मन में कुछ और।
जब मन में कुछ और होता है, मुंह से कुछ और बोलता है, करता कुछ और है, बाहर जा कुछ और करता है, तो बात नहीं बनती है, फिर दिक्कत आती है। इसलिए समाज को ये पता होना चाहिए कि ये बंदा कह क्या रहा है और लिख क्या रहा है और बोल क्या रहा है, उसके मन में क्या है, ये कर क्या रहा है। ये बात क्लियर होगी तब जाके हम इस पद्धति के आगे बढ़ेंगे, तब जाके ये कामयाब होगा। वरना मीटिंग लगाने के लिए दिल्ली में हर हफ्ते 2 मीटिंग लगती है और संगठनों को इकट्ठा करने की मीटिंग लगती है, खाली एक मीटिंग लग रही है और वह सारे संगठन आते हैं और उन्होंने बड़ी अजीब सी पद्धति बना रखी है। आप मीटिंग लगाओ, मैं भाषण दूंगा, मैं मीटिंग लगाऊं, आप भाषण देना, फिर आप मीटिंग लगा रहा, मैं भाषण दूंगा, फिर आप मीटिंग लगा रहा, रोटी खाई भाषण दिया, रोटी खाई भाषण दिया, रोटी खाई भाषण दिया, बात तुरंत उल्टा कोई भी भाषण चल रहे और हमारी हालत खराब है। तो पद्धति में क्लियर होना चाहिए और समाज के सामने ये मैसेज आना चाहिए कि इस व्यक्ति की ये इच्छा थी, संघ की ये इच्छा थी, संघ ने मानी नहीं मानी, इसने जुड़ा इसने नहीं जुड़ा, ताकि वो भी अपनी गलतफहमी दूर कर ले और जो एनसीसी एमपीओ के बाकी संगठन है वो भी तो गलतफहमी को दूर श्रीराज सिंह सर बहुत ही बढ़िया प्रस्ताव आया है। मैं इसको निचोड़ करके आपसे पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर सभी सम्माननीय संगठनों के सारे प्रतिनिधि है, संघों के भी प्रतिनिधि है। ये बात एक वाक्य में अगर पूछेंगे तो यहाँ पर उपस्थित करीब 45 लोग हैं। मैं इस प्रस्ताव पे ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि पहले तो आप इंडिविजुअल तौर पे जुड़ने को तैयार हो क्या? यस या नो? एक बात होगी। दूसरा सवाल है कि क्या आपका संगठन बुद्ध को, बाबा साहब को, सम्राट अशोक को, ज्योतिराव फुले को, पेरियार को मानता है क्या? फिर इन्होंने कहा है कि इकट्ठा होकर ही आपकी ताकत बढ़ती है। बुद्ध इसको संगे शक्ति ऐसा शब्द वापरते यूज करते हैं। संगे शक्ति यानी संघ में ही शक्ति होती है। तो क्या आपका संगठन इकट्ठा होने के लिए तैयार है क्या? अगर ये 45 लोग, अगर हो सकता है कि अलग अलग 45 संगठनों के हो, संघ के हो, आज इस हॉल में अगर ये शुरुआत करते हैं कि हाँ हम ये 45 संगठन वाले, संघ वाले लोग इकट्ठा होने को तैयार है, यही मैसेज अगर यहाँ पर हम 100% एक मत से या बहुमत से अगर पारित करते हैं और बाकी के संगठनों से अगर यही बात हम आने वाले अगस्त तक फैलाते हैं तो हम 45 लोग तैयार हो गए हैं, हम इकट्ठा होकर काम करेंगे। हम हमारे पर्सनल पद, पैसा, प्रतिष्ठा, अहंकार, मंच, माला, ये सारा कुछ त्याग कर हम इकट्ठा होना चाहते हैं। क्या इस पर आप सहमत हो? तो हम यही सवाल और संगठनों से पूछेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस जो प्रस्ताव द्रविड़ सर ने जो लाया था, इसका निचोड़ यही होगा। अगर इसके ऊपर आपको इससे ज्यादा अगर कोई बात करनी है तो करना है, नहीं तो दूसरे मुद्दे पे बात कर सकेंगे। दूसरे पे जी सर, आपका सबको मंजूर है? हम सारे लोग इकट्ठा होने को तैयार हैं। कोई इसमें कोई दोहरा नहीं है। मैं 3 बार पूछूंगा। हम संगठन, सारे संगठन और सारे व्यक्ति और सारे संघ इकट्ठा होने को तैयार है? इकट्ठा होने को तैयार है? इकट्ठा होने को तैयार है? साधु साधु साधु। तो कुछ सुझाव और इसमें जोड़े जा सकते हैं। एजेंडा तो खत्म हो गया एक तरह से, क्योंकि इसमें यह है कि कुछ हम सिद्धांत जोड़ सकते हैं, नेटवर्क जोड़ सकते हैं, कितने राज्यों में नेटवर्क है, मेंबरशिप जोड़ सकते हैं, ये भी कुछ क्राइटेरिया हो सकते हैं। तो इन पर तो मतलब कि कार्यशैली भी है। जैसे अभी इस मुद्दे पर बातचीत करने से पहले मैं इस पर इसलिए बातचीत करना चाह रहा हूँ क्योंकि भीम किशोर जी ने एक बात रखी थी कि ये संगठन टूटे क्यों, हम लोग अलग अलग क्यों। मतलब ये एक बड़ा मुद्दा था। जब तक इसका समाधान नहीं होगा, हम भावनात्मक चाह रहे हैं कि हम लोग इकट्ठा हो जाएं, अच्छी बात है, लेकिन भावनात्मक इकट्ठा होने से कई बार प्रिंसिपल जब आएंगे फिर टूट जाएंगे। अभी हम कह रहे हैं आओ इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा हो जाए, लोग सोच भी रहे इकट्ठा हो। कल को एक समस्या खड़ी हो सकती है, उसका एक पैमाना बनाना पड़ेगा। चलो पैमाने के लिए सुधीर जी ने बताया प्रश्नावली बनाई जा सकती है, लेकिन अभी भी कुछ बिंदु हैं। जैसे हमने 4 बिंदु डिसाइड किए, ऐसे कुछ बिंदु डिसाइड करके आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि संगठन क्यों टूटे उसका अध्ययन हमें करना पड़ेगा।
हमारे पास रिसर्च विंग होना चाहिए और रिसर्च विंग के माध्यम से पता चलेगा संगठन क्यों टूटे। कुछ लोगों का ये हो सकता है कि पद के कारण, प्रतिष्ठा के कारण टूटे होंगे, कुछ कई मामले ऐसे मिलेंगे विचारधारा के कारण संगठन टूटे होंगे, कुछ लोगों का स्वार्थ ये कुछ ऐसी बात होगी, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं ईमानदारी में भी संगठन टूटे, ऐसा भी है। केवल बेईमानी से नहीं टूटे, बिना सिस्टम की वजह से भी संगठन टूटे। तो ये अध्ययन करना पड़ेगा और फिर हम किसका संगठन बनाना चाह रहे हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, उन तमाम लोगों का जो पीड़ित हैं इस देश में, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को शामिल करना पड़ेगा, उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा, उनके दिमाग में कंफ्यूजन क्यों है। मतलब जब तक हम यहाँ कुछ लोग अगर हम बना लेंगे और उन लोगों तक जा नहीं पाएंगे, उनके संगठनों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे और उनसे बातचीत नहीं कर पाएंगे, तो ये मामला बढ़ नहीं पाएगा। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि संदेश, संपर्क, संवाद और सुसंवाद ये जरूरी है। जैसे बहुत सारी भ्रांतियां हम लोग बैठेंगे, लगातार मिलेंगे, हमारे अंदर हो सकती है आपस में कई मुद्दों पे। जब हम बैठेंगे तो कुछ विचारों में हमारे अंदर परिवर्तन आएगा, आपके अंदर भी आएगा जब इकट्ठे बैठेंगे। तो अभी कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर एक लंबी चर्चा की जरूरत है। अभी जैसे सुधीर जी कह रहे थे एक बात, लेकिन बाबा साहब ने ये कहा कि मजबूत लोकतंत्र होना भी एक सच्चे लोकतंत्र की पहचान है और वो होना चाहिए। अगर वो संगठन में भी अगर कोई अच्छी राय आती है तो वो मान लीजिए, और संगठन में अभी अलग अलग पैमाना, सुधीर जी कह रहे कि विपक्ष नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन हम काउंसिल में जैसे हम चर्चा करते हैं हमारे अंदर कई बार विपक्ष होता है, लेकिन हमने एक पैमाना बना दिया कि बहुमत से, तर्क से जो निर्णय बन गया, दो चार साथी अगर उनकी सहमति नहीं है किसी मुद्दे पर, तो जब वो बहुमत से निर्णय हो गया उसको मानना है। तो इस तरीके से फिर वो सबका निर्णय माना जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी आएंगी, अभी हम जिस पड़ाव, जिस दौर की तरफ जा रहे हैं, कुछ दिक्कतें, कुछ परेशानियां आएंगी, तो उनका धीरे धीरे हम समाधान कर सकते हैं। तो ये साथियों, अभी कुछ बातें और आई थी, जैसे वो वहाँ के जो बामसेठ ने वहाँ ट्रस्ट के माध्यम से बिल्डिंग बनाई है नागपुर में, वो उस पर चर्चा करके निर्णय लिया जा सकता है, उसको व्यक्तिगत तौर पर हम लोग नहीं ले सकते, और उसमें क्या बनेगा नहीं बनेगा इसकी भी हम कोई गारंटी नहीं, क्योंकि उसमें पूरे देश के लोग हैं और पूरे देश के लोगों से चर्चा की जा सकती है, वो जैसा होगा। लेकिन बाकी बातें होंगी इसमें आई है, जैसे कार्यशैली, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, मदद का फैसला। अब मैं मदद की कुछ मैं बताऊं, मदद के भी जब तक आपका व्यवस्थित संगठन नहीं बनेगा, या संघ जो भी कह लीजिए, क्योंकि संगठन और संघ के बारे में मैं अभी ज्यादा कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि RSS का अपना नेटवर्क है, कम्युनिस्टों का अपना नेटवर्क है, और साझे मुद्दों पर वो इकट्ठा हो जाते हैं बहुत सारे मामलों में। तो हमें भी साझे मुद्दे, जो साझे मुद्दे उन पर इकट्ठा हो जाना चाहिए, और 4 बिंदु हमने डिसाइड किए उन पर इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो ये पद्धति अपनाई जा सकती है और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। जब हम इकट्ठा होंगे जैसे, तो दूसरे लोग भी इस पर मतलब कि कॉमन जो एजेंडा लेकर के इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। रही बात शब्दों की, शब्द समय समय पर बदले जा सकते हैं, जैसे बहुजन शब्द है, मूल निवासी है, समन शब्द और मूल निवासी शब्द, बहुजन शब्द, मुझे लगता है एक दूसरे के पूरक है, उसमें कोई विवादास्पद बात नहीं है, उस पर हमें मुझे लगता है बहस में नहीं जाना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे जब हम ये मीटिंग हुई तो कुछ चीजें आज खत्म होंगी, कुछ अगली मीटिंग में होंगी, और धीरे धीरे और जो रिसर्च करना पड़ेगा, अलग क्यों हुए, इकट्ठा कैसे हो सकते हैं, इकट्ठा होने के क्या बिंदु हैं, प्रोग्राम भी हुए। जैसे इकट्ठा क्या हुआ, कोई कार्यक्रम किसी आदमी ने इमेज लगा दी, ऐसे कैसे लगा दी, जो हमारा व्यवहार है, सॉफ्ट स्किल होना चाहिए कि भाई साहब ये कैसे लगाई, पूछ लेना चाहिए तरह, लेकिन हम उस पर भी ये क्यों लगाइए, मतलब ये जो तरीके हैं और बैठने के तरीके, इसने कुर्सियां ऐसे लगाई, इसने वहां ये बात बोली, तो ये बिंदुओं पर हमें संगठन में वो चर्चा फील्ड में करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए। अभी जो संगठनों की बात हो रही है, संगठन, हमारे संगठनों को भी, बहुत सारे संगठनों को ये मालूम नहीं है कि वो संगठन का क्या तरीका होना चाहिए।
एक संगठन में क्या होना चाहिए, उसका एम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसकी आइडियोलॉजी होनी चाहिए, उसके प्रोग्राम होने चाहिए, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, उसमें एक्टिविस्ट होने चाहिए, उसमें लीडरशिप होनी चाहिए, उसमें मेंबरशिप होनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं। अगर वो नहीं है, हम फिर भी उसको संगठन समझ रहे हैं। अगर समाज की ये समझ पैदा करने हैं, वह संगठन क्या होता है, उसका क्या पैमाना होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेखा जोखा होना चाहिए। तो ये चीजें अगर संगठन में होगी तो संघ ही नहीं होगा। अगर ये चीजें नहीं है तो उसको संगठन नहीं कह सकते और उसको संघ भी नहीं कह सकते। तो ये जो चीजें हैं, कई बिंदु हैं जिन पर ये चर्चा अभी नहीं, वो कुछ मतलब कि अलग से करनी पड़ेगी। कुछ मुद्दों पर संगठन क्या है, संघ क्या है, उस पर सहमति बनाई जा सकती है। और भी कुछ मुद्दे हैं, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और संगठन के अंदर कोई अलग विचार आ रहा है, उसको किस रूप में लें, कैसे आगे बढ़ें। तो मुझे लगता है खड़गे साहब ने इस पर रख दिया कि हमें इकट्ठा होना है, इकट्ठा करना है, और इकट्ठा होने के लिए जो त्याग और समर्पण की जरूरत पड़ेगी वो सारे साथियों ने हमें उसका जवाब दे दिया है। तो मुझे लगता है दूसरा एजेंडा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस एजेंडे पर हमने चर्चा कर ली है। दूसरा एजेंडा है एनसीसी एमपीओ का ढांचा, स्ट्रक्चर एवं इसका संस्थायीकरण। इस पर मतलब इसको अभी हमने 21 लोगों की कमेटी बनाई थी और ये निर्णय लिया था कि 21 से ज्यादा लोग इसमें शामिल करने हैं। तो इसको आगे कैसे विस्तार दिया जाए, फिर किन नए साथियों को किस आधार पर शामिल किया जाए, क्या पैमाना हो, उनको इस एनसीसी एमपीओ के संबद्ध किया जाए या इसकी सदस्यता दी जाए, और उनसे किस रूप में काम लिया जाए, इसका बंटवारा कैसे हो, इस पर ये दूसरा मुद्दा है हमारा एजेंडे का, एनसीसी एमपीओ का ढांचा एवं संस्थायीकरण। तो सभी साथी इस पर चर्चा करेंगे। जय भीम, जय मनवासी।